इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएसएसएआई के लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के नए प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है फॉसकॉस। अभी आपके सामने स्क्रीन पर एफएलआरएस यानी कि फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम की वेबसाइट का होम पेज है। ये लाइसेंसिंग सिस्टम 2011 से एक्टिवली वर्क कर रहा है और काफी बड़े स्तर पर यूज किया जाने वाला ऑनलाइन रेगुलेटरी लाइसेंसिंग सिस्टम है। हमारे पास तकरीबन 35 लाख लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन हैं जो एफएसएसएआई के साथ नियमित तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन 2011 से अब तक काफी लंबा समय हो चुका है। इस दौरान इनोवेशन के साथ साथ सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आई है और सिस्टम को सुधारा गया है। इस सिस्टम के कुछ सॉफ्टवेयर की परेशानियां और इसमें अपडेट की जरूरत थी। इसलिए हमने प्लान किया है कि एफएलआरएस अब एक नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसका नाम है फॉसकॉस। इस सिस्टम को जल्द ही लाइव किया जाने वाला है। फॉसकॉस काफी हद तक एफएलआरएस जैसा है, साथ में कुछ फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। फॉसकॉस को डेवलप करने का इरादा ये है कि इसे हम एक पूरी तरीके से डेवलप्ड कंप्लायंस पोर्टल और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को इस पोर्टल के साथ जोड़ सकें। एफएलआरएस को लेकर यूजर्स की स्पीड को लेकर कंप्लेंट्स हैं, इसलिए इस पोर्टल में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को अपडेट किया गया है ताकि कोई भी यूजर आराम से काम कर सके। फॉसकॉस का होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। यूजर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए इस वेबसाइट को डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाया गया है ताकि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को बिजनेस करने में आसानी हो। एफएलआरएस में पहले एक टेक्स्ट बॉक्स अप्रोच था। कोई भी यूजर पहले अपने हिसाब से प्रोडक्ट लिख सकता था, उनके अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, और फिर ये प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट के जरिए चेक किया जाता था। लेकिन अब अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो यूजर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट लिस्ट में से चूज कर सकते हैं जो वेबसाइट में ही दी गई है, जिसकी वजह से हर लेवल के ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट के लिए लाइसेंस इशू करने की प्रोसेस बहुत तेज और आसान हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, होम पेज को रीडिजाइन किया गया है। इसमें काफी सारे इंटेलिजेंट फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसके अलावा हम एनुअल रिटर्न सिस्टम भी एनेबल कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत खत्म हो जाएगी। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, नॉन स्पेसिफाइड नॉवल फूड कैटेगरी को अलग कैटेगरी में डाला गया है ताकि यूजर्स को एप्लीकेशन प्रोसेस में आसानी हो और क्लैरिटी भी रहे। फॉसकॉस अब पैन और जीएसटी नंबर जैसी इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड करेगा ताकि आने वाले समय में हम इन सिस्टम्स को एक साथ जोड़ सकें। इस वीडियो मॉड्यूल में हम काफी तरह के बिजनेस की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे ताकि हर यूजर इस नए सिस्टम को अच्छे से समझ ले और फिर इसे आसानी से यूज कर सके। अब हम बात करेंगे फॉसकॉस की वेबसाइट के होम पेज के बारे में। वेबसाइट का होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। वेबसाइट में आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ टैब्स दिए हुए हैं, जैसे कि होम टैब, अबाउट फॉसकॉस, जहां पर आप फॉसकॉस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, एफएसएसएआई टैब, जिसके जरिए आप एफएसएसएआई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद यूजर मैनुअल के टैब पर क्लिक करके आप यूजर मैनुअल्स की लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। यूजर्स को और इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने यूजर मैनुअल के साथ साथ रिसोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि फॉसकॉस के कुछ की फीचर्स, फॉसकॉस का गाइडेंस डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग पर एक प्रेजेंटेशन और कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस, ताकि आप हर प्रोसेस को आसानी से समझ सकें और एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको आसानी हो। यूजर मैनुअल के बाद लॉगिन और साइन अप के टैब्स मौजूद हैं। अगर कोई भी यूजर इस पोर्टल में लॉगिन करना चाहता है तो अपनी डिटेल्स लॉगिन के टैब पर जाकर एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं और आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आपको साइन अप के टैब पर जाना होगा। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपने एफएलआरएस में साइन अप किया हुआ है और आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है
तो वो यूजर नेम और पासवर्ड फॉस्कॉस की वेबसाइट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब आपको फिर से फॉस्कॉस के लिए अलग से साइन अप करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लॉगिन पर जाकर FLRS के यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेबसाइट में 2 सर्च बार्स या फिर 2 सर्च टेक्स्ट बॉक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले स्टैंडर्डाइज्ड फूड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट एंटर करके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप एक पिकल यानी कि अचार के मैन्युफैक्चरर हैं। तो आप इस सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे पिकल और इसके बाद आप देख सकते हैं कि FSSAI की कौन से स्टैंडर्ड्स आपके प्रोडक्ट यानी कि पिकल के लिए वैलिड हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सी फूड कैटेगरी और कौन सी सब फूड कैटेगरी में मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन प्रोसेस में काम आएगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ योर फूड बिजनेस के टेक्स्ट बॉक्स में जाके आप अपने फूड बिजनेस की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में काम आएगी। मान लीजिए कि आपके बिजनेस का टाइप है होटल, तो आप इस बॉक्स में टाइप करेंगे होटल और फिर एंटर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका काइंड ऑफ बिजनेस होटल की कैटेगरी है और क्या इसका क्राइटेरिया है और कौन सा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन इस क्राइटेरिया के लिए एप्लीकेबल है और क्या इसकी फीस है। इसके नीचे आपकी कन्वीनियंस के लिए 4 टैब्स मौजूद हैं। सबसे पहला टैब ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इसके जरिए आप एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन इस वक्त कहां तक प्रोसेस हो चुकी है। FBO सर्च के टैब पर जाकर आप चेक कर सकते हैं या फिर FBO से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जिनके पास एक वैलिड लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मौजूद हो। हाउ टू अप्लाई टैब पर जाकर आप देख सकते हैं कि लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन किस तरीके से प्रोसीड करती है और इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट या अथॉरिटी किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करती है। इसके बाद अगर आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको 4 बॉक्सेस दिखेंगे। सबसे पहला, अगर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको साइन इन या फिर लॉग इन के पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइसेंस को अप्लाई करने की फीस कितनी है। इसके बाद पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो वो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की मॉडिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और अगर आप लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हेल्प टॉपिक्स या फिर FAQs मौजूद हैं ताकि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में और आसानी हो। इसी के साथ साथ हेल्प डेस्क के बॉक्स में कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा अगर आप स्टेट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से स्मॉल FBOs OTP के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट के लॉगिन पेज पर जाएंगे तो आपको 2 बॉक्सेस दिखेंगे। सबसे पहला यूजर साइन इन और दूसरा स्मॉल FBO साइन इन। अगर आपके पास पहले से यूजर नेम और पासवर्ड मौजूद है तो आप यूजर साइन इन के जरिए लॉगिन करेंगे। जितने भी स्मॉल FBOs हैं वो सिर्फ अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल FBO से हमारा मतलब है कि ऐसे FBOs या फिर ऐसे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जिनका सालाना टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है। जब आप अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से स्मॉल FBOs रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी स्टेट को चुनें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ फूड सर्विसेज के बिजनेस को सिलेक्ट करता हूँ। नीचे स्क्रॉल करके आप देखेंगे
कि काफ़ी सारी सब कैटेगरीज या फिर काफ़ी सारे बिजनेस फूड सर्विसेज की कैटेगरी के अंदर मौजूद हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पेटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स या फिर टी शॉप्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें और फिर यहाँ क्लिक करें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करनी होंगी। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स का पेज आएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपनी फ़ोटो को अपलोड करें। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ को सिलेक्ट करके अपलोड करें। इस बात का ख्याल रखें कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़े। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ये सारी डिक्लेरेशंस अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। इसके बाद इस चेकबॉक्स पर क्लिक करें। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ मौजूदा पेमेंट ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसके बाद पे पर क्लिक करें और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। अब हम बात करेंगे FBO के डैशबोर्ड के बारे में। सबसे पहले वेबसाइट के लॉगिन टैब पर जाएं। इसके बाद अपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके साइन इन पर क्लिक करें। इस बात का ध्यान दें कि FLRS में जो यूजर नेम और पासवर्ड आप यूज करते थे वही यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ भी वैलिड होगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको FBO के डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर 4 बॉक्सेस मौजूद हैं। सबसे पहले बॉक्स में आप देख सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट हैं। दूसरे बॉक्स में आप देख सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशंस सबमिट हो चुकी हैं और किसकी सक्सेसफुल पेमेंट भी हो चुकी है। तीसरे बॉक्स में वो एप्लीकेशंस हैं जो अथॉरिटी के जरिए रिवर्ट कर दी गई हैं कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए, और चौथे बॉक्स में वो एप्लीकेशंस हैं जो कि इशू कर दी गई हैं। इसके बाद डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड के पैनल पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के नीचे आप देख सकते हैं कि आप न्यू लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अथॉरिटी के जरिए रिवर्टेड एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या फिर फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए रिन्यू कर सकते हैं और इंपोर्टर्स या मैन्युफैक्चरर्स के लिए आप एनुअल रिटर्न्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आगे एक्सपोर्टर्स के लिए क्वार्टरली रिटर्न अप्लाई करने का ऑप्शन भी मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप एक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड के पैनल पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और फिर अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका प्रेमिस या फिर आपका बिजनेस एक से ज्यादा जगह पर है तो आपको हेड ऑफिस के काइंड ऑफ बिजनेस पर क्लिक करना है और फिर एक एडिशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रेमिस है तो आपको हेड ऑफिस के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि कुछ सब कैटेगरीज या फिर सब KOBs मौजूद हैं, जैसे कि डेयरी यूनिट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड सो ऑन। इसके अलावा ट्रेड या रिटेल में जाके स्टोरेज, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जैसी सब कैटेगरीज मौजूद हैं और फूड सर्विसेज में जाके पेटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स, हॉकर और रेस्टोरेंट्स जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बिजनेसेस के टैब्स यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि एयरपोर्ट या सी पोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स, मिड डे मील केटरर्स और ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए यहाँ ई कॉमर्स के लिए भी टैब मौजूद है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के काइंड ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे। मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी के अंदर आपको कुछ सब KOBs दिखेंगे, जैसे कि डेयरी यूनिट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्लॉटरिंग यूनिट्स, मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसके अलावा फूड, हेल्थ सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स और कुछ नॉन स्पेसिफाइड फूड या फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए अलग से फूड कैटेगरी बनाई गई है। इससे पहले FLRS में ये कैटेगरीज जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती थी, लेकिन क्योंकि ये कैटेगरीज भी क्रिटिकल हैं
इसलिए इस सिस्टम में, इस पोर्टल में इन कैटेगरीज को अलग से शो किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से सब्सटेंसेस एडेड टू फूड की कैटेगरी को भी अलग रखा गया है। मान लीजिए कि आप एक एंजाइम्स के मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप इस कैटेगरी में जाकर अप्लाई करेंगे। अब हम क्लिक करते हैं जनरल मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी पर। इस बात का ख्याल रखें कि आप एक ही लाइसेंस के लिए अलग अलग काइंड ऑफ बिजनेस की कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस वेजिटेबल ऑयल और प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी इन्वॉल्व है, तो आप इस बार में जाके, इस कैटेगरी में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स में भी प्रोडक्शन करते हैं, तो आप इस टैब में जाके, इस कैटेगरी में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस लाइसेंस में डेयरी यूनिट्स को सिलेक्ट किया है, वेजिटेबल ऑयल को सिलेक्ट किया है और जनरल मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी को भी सिलेक्ट किया है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ क्लिक करें। अब इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करनी होंगी। क्योंकि हमने इस मॉड्यूल में अलग अलग काइंड ऑफ बिजनेस की कैटेगरीज को सिलेक्ट किया था, तो हमें एक एक करके हर कैटेगरी की डिटेल्स को फिल करना होगा। डेयरी यूनिट्स में जाकर आपको फूड कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, सब फूड कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी और ऐड या एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को चूज करना होगा। इससे पहले FLRS की वेबसाइट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जहां आप एक चेकलिस्ट के जरिए अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते थे। आपको अपने प्रोडक्ट को टाइप करके एंटर करना पड़ता था, लेकिन अब आसानी के लिए हमने आपको एक चेकलिस्ट दी है जिसमें से आप अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स की कैटेगरी में भी फूड कैटेगरी, सब फूड कैटेगरी और प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जनरल मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में भी अपनी डिटेल्स एंटर करनी होंगी। क्योंकि हम इस एप्लीकेशन में वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है कि हम इस एप्लीकेशन में लेबोरेटरी डिटेल्स भी भरें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन में अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करने की जरूरत है। अगर आपके बिजनेस का एक हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस मौजूद है, तो उसका लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपके बिजनेस के साथ कोई फूड सेफ्टी मित्र एसोसिएटेड है, तो उसका फूड सेफ्टी मित्र नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों वो एक ऑथोराइज सिग्नेटरी या फिर प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल या फिर एप्लीकेंट द्वारा सेल्फ अटेस्टेड जरूर हों। यहाँ पर मौजूदा डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर स्टेट अथॉरिटीज आपसे कोई और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट करती हैं, तो आप अदर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाकर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सारी डिक्लेरेशन अच्छे से पढ़ लें, उसे समझ लें, फिर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर दें और पेमेंट के ऑप्शन के बाद आपको डैशबोर्ड पर जाकर सेकंड बॉक्स में अपने लाइसेंस की एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर किसी वजह से अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को रिवर्ट कर देती है, तो वो एप्लीकेशन थर्ड बॉक्स में मौजूद होगी। तो अब बात करते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर के डैशबोर्ड के बारे में। सबसे पहले वेबसाइट में लॉगिन पर जाकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन पर क्लिक करें। डैशबोर्ड पर जाकर डेजिग्नेटेड ऑफिसर किसी भी एप्लीकेशन की किसी भी स्टेज को चेक कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर न्यू एप्लीकेशन के सेक्शन में कितनी एप्लीकेशंस या कितने लाइसेंस इनिशिएट प्रोसेसिंग की स्टेज में है वो चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के सेक्शन में चेक कर सकते हैं और रिन्यूअल एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस इनिशिएट प्रोसेसिंग की स्टेज में हैं। डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड मेन्यू में प्रोसेसिंग ऑफ लाइसेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, इंस्पेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है और इसी के साथ हमने DUs के डैशबोर्ड में एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है सर्च कंसोल। इस सर्च कंसोल के जरिए कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर किसी भी एप्लीकेशन के किसी भी स्टेज में ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिन्यूअल अप्लाइड के स्टेटस पर उन्हें एप्लीकेशन चेक करनी है, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे रिन्यूअल अप्लाइड
और फिर सर्च पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ लाइसेंस। एप्लीकेशन प्रोसेस को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। स्टेज 1 में नए लाइसेंसेस की लिस्ट मौजूद है। इस स्टेज पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को 2 चीजें चेक करने की जरूरत है। सबसे पहले उन्हें नेम ऑफ द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस जुरिस्डिक्शन के साथ चेक करना होगा। मतलब कि उन्हें चेक करना होगा कि ये एड्रेस उस ही ऑर्गेनाइजेशन का है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि ये एड्रेस गलत है तो जुरिस्डिक्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन की जुरिस्डिक्शन को चेंज करना होगा। अगर जुरिस्डिक्शन सही है तो प्रोसीड पर क्लिक करके एप्लीकेशन को प्रोसीड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स के अंदर 25,000 रुपीस का अमाउंट है। अगर वो इस अमाउंट से सहमत हैं तो एक्सेप्ट पेमेंट एंड सेंड टू स्टेज 2 पर क्लिक करके रिमार्क्स लिखकर सबमिट करना होगा। स्टेज 2 यानी कि डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइजेशन की स्टेज में वो एप्लीकेशंस रिफ्लेक्ट होंगी या मौजूद होंगी जो कि स्टेज 1 में एक्सेप्ट हो चुकी हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने एक कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की जो कि फूड बिजनेस ऑपरेटर ने अपलोड किए हैं। यहाँ से डेजिग्नेटेड ऑफिसर डॉक्यूमेंट को देखकर एक्सेप्टेड के चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर को डिसीजन लेना होगा कि क्या वो एप्लीकेशन की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन की इंस्पेक्शन हो तो एक्सेप्ट एंड असाइन एफएसओ फॉर इंस्पेक्शन के चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। अवेलेबल लिस्ट में से एफएसओ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डीओ चाहते हैं कि वो लाइसेंस डायरेक्टली जनरेट कर दें तो जनरेट लाइसेंस के चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा और फिर प्रीव्यू लाइसेंस के ऑप्शन पर जाकर वो लाइसेंस को देख सकते हैं। इससे पहले लाइसेंस जनरेट करने के लिए एक अलग से स्टेज थी। ये स्टेज उस टाइम के लिए थी जब फिजिकल कॉपीज डिस्पैच की जाती थी, लेकिन 2018 से एफएसएसएआई ने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है। इसलिए अब इस पोर्टल में जनरेट लाइसेंस की स्टेज को लाया गया है और लाइसेंस को यहाँ से डायरेक्टली जनरेट किया जा सकता है। अगर इस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस हैं तो इसे एफबीओ को वापस किया जा सकता है या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंस्पेक्शन किया जाएगा और इंस्पेक्शन रिपोर्ट किस तरीके से सबमिट की जाएगी। यहाँ पर इंस्पेक्शन को फॉस्कोरस के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इसका मतलब है कि जितनी भी रिपोर्ट्स फॉस्कोरस में फॉर्मुलेट की गई हैं वो यहाँ पर भी अवेलेबल होंगी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर इंस्पेक्शन को एलोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड के मेन्यू में स्टेज 3 इंस्पेक्शन में जाकर सबसे पहले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एलोकेट इंस्पेक्शन। इसके बाद उन्हें मौजूदा लाइसेंसेस की लिस्ट अपने सामने दिखेगी। यहाँ मौजूदा एफएसओस की लिस्ट में से किसी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर को सिलेक्ट कर सकते हैं और रिमार्क्स लिख सकते हैं। रिमार्क्स लिखने के बाद इंस्पेक्शन क्रिएट करने के लिए क्रिएट इंस्पेक्शन के बटन पर क्लिक करें। इंस्पेक्शन क्रिएट करने के बाद ये एप्लीकेशन फूड सेफ्टी ऑफिसर के डैशबोर्ड पर दिखेगी। एफएसओ इंस्पेक्शन एक्नॉलेजमेंट के सेक्शन में जाकर कोई भी क्रिएटेड इंस्पेक्शन को चेक कर सकते हैं। यही मेन्यू एफएसओ के फॉस्कोरस के एप्लीकेशन में भी अवेलेबल होगा और फॉस्कोरस के सिस्टम में भी अवेलेबल होगा। मतलब कि वो एफएसओ फॉस्कोरस की एप्लीकेशन या सिस्टम से भी इस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट को एक्नॉलेज कर सकते हैं। एफएसओ इस इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एफएसओ एक लीव पर है तो रिमार्क्स लिख के वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर एफएसओ इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट पर क्लिक करके इंस्पेक्शन डेट एंटर करनी होगी। अब इंस्पेक्शन रिपोर्ट इंस्पेक्शन एक्सेप्टेड के सेक्शन में मूव कर चुकी है। अब यहां प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जब वो इस इंस्पेक्शन को स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद ये इंस्पेक्शन ऑनगोइंग इंस्पेक्शंस के सेक्शन में मूव कर जाएगी। इसके बाद ऑनगोइंग इंस्पेक्शन के सेक्शन में उन्हें सारे सबसेक्शंस में डिटेल्स भरने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से लाइसेंस को मॉडिफाई किया जाएगा। हमने मॉडिफिकेशन के सेक्शन में कुछ चेंजेस किए हैं। इससे पहले एफएलआरएस की वेबसाइट में मॉडिफिकेशन के सेक्शन में
5 ऑप्शंस थे, लेकिन हमने इन 5 ऑप्शंस को कंबाइन करके सिर्फ 2 ऑप्शंस में कन्वर्ट किया है। अगर आपको कंपनी नेम, कंपनी का एड्रेस, काइंड ऑफ बिजनेस या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज करनी है, तो ये सारे ऑप्शंस एक ही कैटेगरी में क्लब कर दिए गए हैं और साथ में इसकी मॉडिफिकेशन फीस 1000 रुपीज़ है। इसके अलावा अगर आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है या अपडेट करना है, तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं मांगी जाएगी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बाय एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होल्डर्स। इसका मतलब है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स जब फॉस्कॉस पर मूव करेंगे या फॉस्कॉस पर माइग्रेट करेंगे, तो उन्हें अपने लाइसेंस को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और इसके बाद उन्हें नई मेथोडोलॉजी के जरिए वो प्रोडक्ट्स चूज करने की ज़रूरत है जो पहले से उनके लाइसेंस में मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर लाइसेंस की मॉडिफिकेशन के बारे में जब ये फॉस्कॉस पर माइग्रेट किया जाएगा। अगर एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफबीओ फॉस्कॉस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उन्हें सिर्फ इशूड लाइसेंसेज या रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। अगर एफबीओ को लगता है कि डेटा माइग्रेशन में कोई गलती हुई है, तो हेल्प डेस्क के ऑप्शन में जाकर वो एफएसएसआई के साथ या लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी मैन्युफैक्चरर एफबीओ हैं, उन्हें मॉडिफिकेशन के सेक्शन में जाकर अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना होगा। अब यहाँ पर जिस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मॉडिफाई करना है, उसके सामने प्रोसीड पर क्लिक करें। अब यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद उन्हें एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। इस कंफर्मेशन मैसेज में बताया गया है कि अगर आप ओके पर क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं करते, तो ये एप्लीकेशन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन के सेक्शन में मूव हो जाएगी। ओके पर क्लिक करने के बाद अब मैन्युफैक्चरर को एफबीओ को नई मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। नई मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्हें टेक्स्ट बॉक्स में अपने प्रोडक्ट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक चेकलिस्ट में से स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट में से उन्हें अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जनरल मैन्युफैक्चरिंग के टैब पर क्लिक करेंगे। जनरल मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आप ध्यान देंगे कि दूसरा ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है, मतलब कि लाइसेंस इस कैटेगरी में ग्रांट किया गया था। प्रोसीड पर क्लिक करें, इसके बाद यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पिछले लाइसेंस में से जो भी एप्लीकेशन डिटेल्स हैं वो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन के टैब में आप ध्यान देंगे कि एग्जिस्टिंग लाइसेंस को देखने का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पिछले लाइसेंस में एग्जिस्टिंग लाइसेंस में कौन से प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज आपके लिए वैलिड थी। अब इसके बाद नई मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग जनरल मैन्युफैक्चरिंग के टैब में जाके आप फूड कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब फूड कैटेगरी के नेम को चूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करें और सेव एंड ऐड पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि फूड कैटेगरी या सब फूड कैटेगरी में वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जिसके लिए पहले आपको लाइसेंस ग्रांट किया गया था, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना लाइसेंस मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इस एग्जाम्पल के केस में आपको फॉस्कॉस में जाकर नए सिरे से एप्लीकेशन स्टार्ट करनी होगी। इसका मतलब ये भी है कि आपका लाइसेंस उस फूड कैटेगरी को या उस फूड प्रोडक्ट्स को एंडोर्स नहीं कर सकता जो एफएसएसआई के स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स की लिस्ट में नहीं आते। आपको इस लाइसेंस को सरेंडर करना होगा और सेंट्रल लाइसेंस पर माइग्रेट करना होगा। I am an FBO and I get my products manufactured through a third party. So, under what kind of KOB should I apply for a license? Okay, if you are getting your products manufactured through third party, you are deemed manufacturer and you are categorized as relabeler. So you will have to apply under manufacturing license. While declaring your products, again a type of manufacturer is asked. There you have to select relabeler. Sir, can I renew my license after expiring? No, at present there is no facility, such facility is available. There is no
rule in our regulations to allow such kind of renewals after expiry of license. Sir, I am a food business operator that manufactures organic products. So can I use Jaivik Bharat logo on my products? Okay. See, all manufacturers first need to obtain FSSAI license. After getting FSSAI license, they need to obtain endorsements. Like if you are a organic manufacturer, organic food manufacturer, or say if you were a fortified food manufacturer, you need to get them endorsed on your license. After the endorsement on license of those products, organic products and fortified food products, only then you will be allowed to use Jaivik Bharat logo or Fortified Plus F logo on your food products. सर मुझे रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, मेरे को अपने लाइसेंस के लिए कहाँ अप्लाई करना होगा? बिल्कुल, आपको सबसे पहले हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का यूज़ उठाना पड़ेगा. आप वहाँ पर रेस्टोरेंट सर्च करके भी देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी में आप कहाँ पर आते हैं. तो जैसा कि हमारी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि अगर आपका टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा जिसकी फ़ीस 7500 है. अगर आपका 20 करोड़ से कम है आपका टर्नओवर तो स्टेट लाइसेंस जिसकी फ़ीस 2000 है. सर मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ. अब मुझे अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए लाइसेंस फाइल कर रहा था, तो जब मैं फूड प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्शन पेज पे आया तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज लिस्ट हो गए. तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे कौन कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी, तो कौन कौन सी करनी चाहिए. धन्यवाद. आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज़ है क्योंकि ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ की बहुत ही ध्यान से हमें फूड प्रोडक्ट कैटेगरी चुननी होती है. तो जब आप एक रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी नंबर 16 प्रिपेयर्ड फूड, ये तो आपको करनी ही करनी है क्योंकि आप फूड प्रिपेयर करके वहीं पे ही इमीडिएट सर्व के लिए आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. तो आप कैटेगरी नंबर 16 तो ज़रूर चूज़ करिए और बाकी 1 से 15 और 99 कैटेगरी में से जो भी एप्लीकेबल हो आप फिर वो और सिलेक्ट कर सकते हैं. Sir, do wine liquor shops or chemist shops also require an FSSAI license? जी बिल्कुल. इसमें क्या है कि हमारी डेफिनेशन जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 3N के अंडर है, दैट मीन्स कि एनी फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस शेल बी कवर्ड अंडर FSSAI license. So that means liquor is also a food which for which FSSAI has laid down the regulations recently. So these shops has to take obtain license from FSSAI. Further, chemist shop, if they are keeping food items in their shelves, like if they are keeping nutraceutical products, if they are keeping multivitamin tablets which are covered under health supplements, or if they are keeping health drinks sort of products, so those products are covered under FSSAI. That means they are also need to take FSSAI license for retailer. Okay. Also, सर जो फूड वेंडिंग मशीन और फूड ATMs हम देखते हैं आज ऑफिस कैंपस या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पे, क्या उन्हें भी FSSAI का लाइसेंस लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल. मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये बहुत छोटी एंटिटीज़ होती हैं, फूड ATMs हैं या आजकल रेलवे स्टेशन पे वाटर ATMs आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल एंटिटी, इंडिविजुअल जो यूनिट है वाटर ATM या फूड ATMs, उनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन वाटर ATMs और फूड ATMs की जो पेरेंट एंटिटी है उनको यूनिफाइड लाइसेंस देने की का ऑर्डर इशू किया है. तो हम ऐसे केसेस में यूनिफाइड लाइसेंस इशू करते हैं इन विच दे नीड टू डिक्लेयर देयर इंडिविजुअल यूनिट्स. सो देयर कैन बी 1000 of units under one license, one single unified license. Sir, I am a surplus food distributor and I distribute food for free. So do I also require a FSSAI license? Okay, good question. Yeah, actually the same
is also been mentioned in our regulations and FSS Act that the food distributed even for non-profit purpose से जैसा आपने बोला कि for सरप्लस फूड डिस्ट्रीब्यूशन है या मंदिरों में जो लंगर होते हैं या और भी किसी तरीके से अगर आप फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फॉर दैट पर्पस यू नीड टू ऑब्टेन FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. Sir, my license has been rejected, but I'm not sure of the reason why. What can I do? Okay, if your license has been rejected, it might be of two reasons. The application was reverted to you for response to the queries, but you have not replied within 30 days. So on the 31st day, the application got rejected. Further, DO, if feels so for any particular reason, he can reject your license. But in both the cases, you can appeal against the rejection of your license application to the Commissioner Food Safety of your state. So can I have two licenses on one premise? No. You can have multiple kind of businesses, multiple food business activities endorsed under a single license. That means you need not to apply for a second license for another kind of food business activity on the same premise. Thank you. Sir, I am a caterer, so do I also need to file annual returns? Okay, annual returns are only for manufacturers and importers right now. No other than manufacturers and importers need not to apply for annual return. Further, exporters need to submit quarterly returns. Sir, I have applied for my license a while ago, but I have not received any updates on my phone regarding it. How do I check? You can track the status of your application from the home page by putting in the 17-digit reference number here and a CAPTCHA here. You can find out the current status of the application. Further, if application is not moving from the stage from a long way there, so you may also raise your concern to the state authorities, or if it is a central licensing application, you can raise your concern to the central licensing authorities. But do I also need to physically submit my documents after completing my application online? No, as I said earlier, FSSAI strictly prohibits the physical submission of documents after completion of the application. Do I check the authenticity of my license? Yeah, you can check the authenticity of your license in two ways. First of all, if you are having a license number, you can click here, put in the license number here and CAPTCHA code here, and you can search the details. Further, FSSAI licenses are being dispatched online with the QR code. You must have seen that. So while scanning that QR code, a link will be directed to the FSSAI database, from where you can check the authenticity of the license. Okay. Sir, I had applied a license long time back, but I see there is no processing has been initiated yet on my application. What should I do? You should first of all identify the category of license. If it is a central license, you can raise your request to the regional directors. Their details is available on this link. If it is a state license or registration, you can approach to the state help desk. Their details are available on this link.